गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर हम लर्न करने के लिए जा रहे थे लर्न करने के लिए जा रहे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो GM बोलते हैं, ठीक है। आप इतना लिखा मत करो, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, राइट। आप लोग पैड में लिखते हो ना। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनके पास टैब है और टैब में वो रिप्लाई देते हैं? रोहन 1 2 3 4 5, राइट। सर मैं मोबाइल पे देखता हूं, तो मोबाइल तो और भी छोटा स्क्रीन हो गया। नहीं अक्षय, अच्छा। आकांक्षा, तेजस, श्रद्धा हो गए, 10-12 हो गए। ओके, मोबाइल पे देखती हूँ। ओके ओके, राइट। अभी देखो ये क्या है मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा फील किया कि एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स टैब में पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके लिए चीजें कैसी होती हैं, क्योंकि हमारा काम तो है सिर्फ पढ़ा देना और हम बार बार पूछते रहते हैं कि इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ। फिर मैं थोड़ा सोचा कि स्टूडेंट्स लोगों के लिए वो कैसा लग रहा होगा कि उनको अगर टीचर बार बार पूछते हैं क्वेश्चन आंसर में शामिल होने के लिए। तो मैंने देखा कि टैब में क्या होता है कि एक स्क्रीन पे तो वीडियो चलता है, फिर अगर आपको कुछ मैसेज रिप्लाई करना रहेगा तो आप राइट में उसको घुमाओगे और फिर वहां पे चैट बॉक्स आएगा, चैट बॉक्स में आप टाइप करोगे और टाइप करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही सिस्टम है। और मोबाइल में भी अगर देखेंगे तो मोबाइल में भी एकदम ऐसा ही है, आपको फिर से रोटेट करना पड़ेगा और उसको आगे जाकर करना पड़ता है। सो आई फील दैट आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, ऐसा मुझे लगता है। इन सब चीजों में यूफी आपको दिक्कत आती है, तो आप हर बार कमेंट वगैरह मत कीजिए। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और उसका आंसर देना रहे, राइट, अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस में यस नो में पूछूं और इधर कोई वैल्यू अगर पूछनी रही तो मैं उसमें आपसे वैल्यू पूछूंगा, ताकि आप लोगों का जो बार बार आपको घुमाकर लिखना पड़ता है तो एटलीस्ट वो कम हो जाए उस चीज को लेकर। अच्छा, नहीं अभी आदत हो गई है, आदत हो गई है, आदत तो हो गई है, लेकिन ये ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं हुई होगी, कुछ ही स्टूडेंट्स को आदत पड़ी होगी, राइट। ऐसे बार बार, क्योंकि मुझे पर्सनली तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई फील दैट ओके, अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग इससे खुश हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, बट मैं भी कोशिश करूंगा एक तरफ से कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएं कि आप लोगों को आसानी हो उसका आंसर देने में। अच्छा, टीवी को स्क्रीन शेयर करता हूं तो बड़ा दिखता है। अच्छा, जिनके घर में स्मार्ट टीवी रहेगा तो उनके लिए अलग बात है, तो स्मार्ट टीवी में बातें अलग होती हैं। यस। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि एक जो आता है ना कीबोर्ड, कीबोर्ड परचेस कर सकते हैं। कीबोर्ड को उससे यूएसबी से कनेक्ट कर देंगे तो आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उतने छोटे में टाइप नहीं करना पड़ेगा, फटाफट टाइप हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, गिरीश बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 63 एंड 72 आर रॉन्ग फ्रॉम केमिस्ट्री। अच्छा, तो हम जरा देखते हैं 63 एंड 72 में क्या है, क्वेश्चन क्या रॉन्ग है, क्या उसमें गड़बड़ है, तो विल सी। और आप लोगों के मार्क्स आ गए होंगे, अगर गलत रहा तो फिर क्या है, उसको दे दिया जाएगा, ग्रेस मार्क दे दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। चलो चालू करते हैं आज की क्लास, राइट। तो कल हम सीख रहे थे E इज इक्वल टू एच न्यू एंड C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये दोनों फॉर्मूला हम बड़े ही मेहनत से 2-3 दिन से उसी के ऊपर ही अपना दिमाग लगा रहे हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसमें हमने एक और एक फॉर्मूला देखा था C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये एक फॉर्मूला पढ़ा, ये एक फॉर्मूला पढ़ा, फिर क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था बताओ। हम अगर यहां पर E इज इक्वल टू लैम्डा के टर्म्स में लाना चाहते हैं तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁻25 है ना, और एनर्जी किस में रहेगी, जूल्स में।
लैम्डा का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर। फोर्थ, अगर मुझे लैम्डा दिया गया है एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम में इसका यूनिट है, तो ऊपर क्या रहेगा 12400, लेकिन ये किस में आ जाएगा आंसर आपका, ईवी में। तो अभी मुझे क्या है, ईवी को जूल में बदलना है, तो कैसे ये कर सकते हैं, 1 ईवी इज इक्वल टू 1.6, 1 EV is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। और कल हमने सीखा था कि EV और जूल में अगर कंपेयर किया जाए तो जूल EV से क्या है, बड़ा है। इस तरीके से हमने अब तक इतने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 5। और मैंने कल आपको एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया था जस्ट ऑन कैलकुलेशंस को स्पीड अप करने के लिए, कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन में एंगस्ट्रम दिया गया है तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, जूल है तो ईवी में कैसे कन्वर्ट करें, या ईवी है जूल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इस तरीके का एक बेसिक क्वेश्चन दिया था। तो आइए चलिए एक और एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑन कैलकुलेशन बेसिस, नॉट ऑन कॉन्सेप्ट बेसिस। राइट, क्वेश्चन इज गिवन energy is equal to 3 EV. Calculate one energy in joules, 2 nu, 3 nu bar and 4 lambda। तो ये चार चीजें आपको दी गई हैं, ये चार चीजें दी गई हैं। तो आप सर इसका वीडियो क्या नाम से है, राइट। तो यहां पर आप लोगों के पास ये दिया गया है, ये सारा कैलकुलेशन करना है। नाउ हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए क्या करते हैं, मैं सॉल्व करना चालू करता हूं, जहां पर आपको डाउट आए तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो हम आंसर 1 इसका आंसर लिखते हैं। अब जरा देखो क्या करना है। पहले हमको दिया गया है E3 EV में, मतलब एनर्जी का यूनिट क्या है, ईवी में। तो एनर्जी अगर ईवी में दी गई है, एनर्जी इज इन ईवी, एनर्जी इज इन ईवी, और मुझे ईवी को जूल में बदलना है, तो क्या करेंगे, 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पहला क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए E इज इक्वल टू 3 EV which is equal to 3 into 1 EV is equal to this much, 1.6 into 10 power minus 19 joule. Now what will happen, 3 6 are 18, 3 1 are 3 4, 4.8 into 10 raised to minus 19 joule। देखो ये आपका एनर्जी जो है वो इसमें आ गया है, जूल्स में कंसीडर हो गया है। यस, तो अभी क्या है, इसको तुरंत आप उतार लीजिए, और जैसे उतार लेते हैं साइन जो है वो रेस कर दीजिए, अंगूठा जो है ऊपर छाप दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हो गया। सर इसका वीडियो का क्या नाम डाला गया है यूट्यूब पे, इसका नाम डाला गया है प्रॉब्लम्स, आज की डेट लिखी गई है और BOC फिर स्लैश प्रॉब्लम्स लिखा गया है। ओके, अथर्व का हो गया है, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन बन गया। अभी दूसरा पोर्शन पे हम आते हैं, दूसरा पोर्शन पे आते हैं। न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अभी आप बताइए, एनर्जी और न्यू का संबंध में कोई फॉर्मूला है? यस, कौन सा फॉर्मूला है, जरा बैक जाते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, पहला वाला ही तो इसका फॉर्मूला है, ये ना। अभी हम क्या करेंगे, इसको उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। चलो इधर ले आओ। E इज इक्वल टू एच न्यू निकालना है और मुझे न्यू चाहिए, राइट। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन एच हो जाएगा। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल्स में होगा, ठीक है। ये एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल्स में, सब जूल्स में है, सिर्फ इसी फॉर्मूला में उसका ईवी था। तो एनर्जी अभी हमने जूल्स में कितनी निकाली, 4.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और JS का मतलब उसका यूनिट है। J से J कैंसिल हो गया तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, और हमने कल पढ़ा था 1 अपॉन समथिंग जब ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, पावर माइनस 1। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैसे राउंड ऑफ करते हैं, देखो 4.8 लिखा,
ये 6.626 है, तो मैं क्या करता हूं, इसको राउंड ऑफ कर देता हूं सेकंड डिजिट तक, तो 6.6 लिखा रहने देते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, 10 टू द पावर माइनस 19। कल हमने एक रूल सीखा था मैथ का, बड़ा सिंपल रूल, 10 टू द पावर a अपॉन 10 टू द पावर b। अगर ऐसा डिवीजन में आता है तो क्या करेंगे, 10 टू द पावर a माइनस b, इस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो 10 टू द पावर माइनस 19 तो है ही, माइनस 34 नीचे है, तो ये a ले लो, ये b ले लो, तो ऊपर जब जाएगा ये माइनस b बन जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 34। और फाइनली अगर आप इसको डिवीजन करोगे 4.8 बाय 6.6, राइट, तो कितना आएगा जरा कैलकुलेट करके बताओ, 48 बाय 66 कितना आता है? ओके, 0.727, तो दो स्टूडेंट्स ने मेरे को आंसर दे दिया है कि इसका आंसर 0.727 है, इंटू 10 रेस टू, ये प्लस 34 हो जाएगा, तो 34 ये प्लस हो जाएगा, राइट, तो 34 माइनस 19 कितना हो जाएगा बताओ, 34 माइनस 19 15, यस, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 15। तो आंसर इज 0.727 इंटू 10 टू द पावर 15। तो अभी आप सोचोगे सर मैं इतना लिख के आ गया तो मुझे फुल मार्क मिल जाएंगे एग्जाम में? नहीं, फुल मार्क नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इधर साइड में यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो क्या निकाल रहे हैं हम? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, राइट। तो हमारे पास पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा निकालना है न्यू बार। न्यू बार निकालना है, ठीक है, यूनिट नहीं दिया, दे दिया ना यूनिट, हाँ। अभी देखो न्यू बार निकालना है, तो न्यू बार कैसे निकालेंगे? तो देखो न्यू बार निकलता है, न्यू बार निकलता है 1 अपॉन लैम्डा से। अभी क्वेश्चन तो ये आता है कि सर पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा फिर न्यू बार निकलेगा, राइट। तो इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी, कैसे निकालेंगे जरा देखो। तो पहले हम क्या करते हैं, लैम्डा निकाल देते हैं, पहले हम लैम्डा निकाल देते हैं तो आसान हो जाएगा काम। कैसे निकालेंगे लैम्डा? देखो भाई, E इज इक्वल टू 3 EV दे रखा है, राइट। अभी E को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रम, एन एंगस्ट्रम, तभी तो EV के बराबर आ रहा है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, लैम्डा को इस तरफ ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 12,400 बटे 3 EV। तो EV हटा दो अभी, क्योंकि ये आपका एंगस्ट्रम में आ जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 10, फिर यहां से कटेगा 3 3 जा 9, तो 41.33। लैम्डा का यूनिट क्या था? एंगस्ट्रम, इसमें एंगस्ट्रम था, तो हम बोल पा रहे हैं कि सर लैम्डा 41.33 एंगस्ट्रम है, राइट। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा नहीं मुझे तो मीटर में ही चाहिए, तो ठीक है सर, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, एक एंगस्ट्रम तो -10 मीटर होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 41.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -10 मीटर, और ये बन गया आंसर, लैम्डा निकल आया। हाँ यस, अथर्व का निकल आया। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को इस वाले कैलकुलेशन में कहीं पर डाउट है? तो बेझिझक बोलिए, मैं यहां पर समझाने के लिए रेडी हूं। आदित्य का क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। तो मैं आज देखता हूं सर ईवी कहां गया। ईवी चला गया ना? अरे बाबा, वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था वो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आप लैम्डा निकाल रहे हो, तो लैम्डा का यूनिट आएगा एंगस्ट्रम में, तो टोटल जो आंसर आएगा वैसे ही एंगस्ट्रम में आने वाला है। ये डिजाइन ही ऐसे किया गया इस फॉर्मूले को कि वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो, मेरे को क्या है, लैम्डा निकालना है, मुझे क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। कैसे हम वेवलेंथ निकालेंगे? देखो, E आपको ऑलरेडी 3eV में दिया गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी है लैम्डा के टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला से निकलता है, 12,400 बटे लैम्डा EV,
राइट। तो 12,400 बाय लैम्डा एंगस्ट्रम, और ये जो टोटल आंसर देता है ई, वो क्या देता है, ईवी में देता है कि नहीं? क्लियर हुआ? कहां पर था वो फॉर्मूला, जरा फिर से बैक करके देख लेते हैं। देखो E इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रम में रहेगा, और ये फाइनल आंसर आपका किस में निकलेगा, ईवी में। ठीक है, उसी चीज का फायदा उठाते हुए मैंने क्या किया, मैंने इधर भी इस E को इस लैम्डा के टर्म्स में लिख दिया, 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रम में होना चाहिए, और फाइनल यूनिट क्या आएगा, ईवी। तो अभी क्या होगा, ईवी से ईवी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं, और इस 3 को इधर ले आता हूं एलएचएस में, फिर फाइनल डिवीजन कर देंगे, 41.33 आ गया। लेकिन लैम्डा किस यूनिट में आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा, तो 41.33 क्या, एंगस्ट्रम। लेकिन अभी क्वेश्चन अगर बोलेगा नहीं मुझे मीटर में चाहिए, क्योंकि हम जो वेव नंबर निकालने वाले हैं वो तो मीटर इनवर्स में निकलेगा, तो ये तो डेफिनेटली मीटर में चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये तो रट के पी लेना है। फिर जहां पर एंगस्ट्रम लिखा है वहां पर इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर लिख देंगे, और आपका आंसर लैम्डा मीटर में आ जाएगा। सिंपल है ना, आसान। अभी समझ में आ गया यश? और किसको डाउट था, ईवी का, पार्थ को समझ में आ गया ईवी हमने क्यों नहीं लिखा, फाइनल आंसर क्या है, ऐसे ही आएगा। चलो अभी एक बार आपने लैम्डा निकाल लिया, तो इस पॉइंट से न्यू बार निकालना कोई एक बड़ा चैलेंज होता है क्या, नहीं होता। न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा, सिंपल सा चीज, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा निकालना है, राइट, 1 अपॉन लैम्डा निकालना है। ओके देखो 1 अपॉन लैम्डा निकालना है, तो 1 अपॉन लैम्डा कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन, अभी जो हमने लैम्डा निकाला 41.33 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो क्या करेंगे 41.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख देंगे। तो न्यू बार क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दिस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 10 अपॉन 41.33, राइट, इस तरीके से आ जाएगा, 10 टू द पावर 10 बाय 41.33 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 41.33 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 मीटर इनवर्स में आंसर आएगा, क्योंकि मीटर ऊपर चला गया ना, मीटर ऊपर चला गया तो मीटर इनवर्स बन गया। तो अभी आप 1 को 41.33 से डिवाइड कर देना, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ओके शिवानी, अगर आपको समझ में नहीं आया कि कैलकुलेशन कैसे हुआ है, तो मैं आपको क्या है असाइनमेंट देता हूं, उस असाइनमेंट में काफी क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन आपको उधर से ही सुधर जाएगा। क्योंकि इधर जो हम कंसेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं वो कंसेप्ट तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, तो आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है कैलकुलेशंस में, तो कैलकुलेशन सुधारने के लिए हमको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि कैसे एक असाइनमेंट निकालकर आप लोगों को दे दूं, तो आप बेसिक्स कैलकुलेशंस को पहले सुधार लें, उसके बाद फिर ये टॉपिक्स को क्लियर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके चलो वेरी गुड, अभी ये हो गया, सी और डी हो गया, चलो इसको छाप लो और इसका आंसर बता दो, 1/41.33 कितना आया। अच्छा मैं इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए और एक स्टेप नीचे भी जा सकता हूं, कैसे, देखो यहां पर क्या है 1/41.33, मतलब डिवीजन करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, तो हम ऊपर क्या करते हैं 100 लिखते हैं, और नीचे क्या करेंगे 100 लिखते हैं, ताकि 100 सेम वन ही मीनिंग देगा। तो न्यू बार इज इक्वल टू, अभी 100/41.3 डिवाइड करना थोड़ा आसान जाएगा, क्लियर ना, 100 को 41 से डिवाइड करना थोड़ा आसान जाएगा, इट विल बी लाइक 2 पॉइंट समथिंग, ऐसा बोल सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग, और ये 10 टू द पावर 10 बाय 100 है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 10 -2, दैट विल बी 10 टू द पावर 8, हाँ, सो इट इज कमिंग 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर इनवर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके डन, चलो ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। चलो अभी आपसे एक और एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, एक और एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको कर पाएंगे।
ठीक है, यहां तक छाप लिया आप लोगों ने, डन, चलो वेरी गुड। अभी हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज कंपेयर द एनर्जी बिटवीन wavelength, compare the energy between light of wavelength 2000 angstrom and 5000 angstrom। यस, अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास लाइट की दो वेवलेंथ दी गई है, राइट? एक है 2000 एंगस्ट्रॉम की एक वेवलेंथ है और एक 5000 एंगस्ट्रॉम की एक वेवलेंथ है। आपको बताना है कि किस लाइट की एनर्जी ज्यादा है। कंपेयर द एनर्जी बोला गया है, मतलब तुलना करनी है कि किस लाइट की एनर्जी ज्यादा है। तो कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे निकलेगा? चलो मैं बता देता हूं, आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा। देखो यहां पर क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। हम ऐसा लिखते हैं, एनर्जी क्या है, एच मल्टीप्लाइड बाय न्यू। अभी एच तो क्या है, कांस्टेंट है, एच इज ए कांस्टेंट, इसके ऊपर तो एनर्जी का कुछ असर नहीं है। एनर्जी इस एच के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ऐसा बोल सकते हैं। अभी देखो, मुझे तो न्यू नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, मुझे अपने फॉर्मूले को इस प्रकार से तोड़ना है, मरोड़ना है कि यहां पर जो वेवलेंथ के हिसाब से मेरा एनर्जी कंपेयर हो जाए। तो क्या करेंगे, इस न्यू को हम सी अपॉन लैम्डा लिखते हैं कि नहीं? न्यू को सी अपॉन लैम्डा लिखते हैं, तो क्या देख पा रहे हैं कि अरे न्यू और लैम्डा तो एक दूसरे के उल्टे हैं, दे आर रेसिप्रोकल। अब एक दूसरे के उल्टे हैं तो न्यू लैम्डा के अपोजिट है, तो इसका मतलब एनर्जी भी लैम्डा के उल्टे में चलेगा। तो हम इधर लिख पा रहे हैं E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ऐसा हम लिख पा रहे हैं। तो एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप देखो 2000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम में कौन सा वैल्यूज बड़ा है? ये वाला वैल्यू बड़ा है, बी वाला वैल्यू बड़ा है और ए वाला वैल्यू कम है। अब देखो हम कैसे इसको लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि 5000 एंगस्ट्रॉम इज ग्रेटर देन 2000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लैम्डा 2, इसको ले लो, ये ले लो, वेवलेंथ बी है, दिस इज द वेवलेंथ बी, लैम्डा बी इज ग्रेटर देन द लैम्डा ए, राइट? इसको मैंने एक नाम दे दिया, ये वेवलेंथ बी है, ये वेवलेंथ ए है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, या फिर हम बोल सकते हैं जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम है। तो इधर देखो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, लैम्डा की ज्यादा है, तो एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एनर्जी आपका ए का ज्यादा है एनर्जी बी से, दैट मींस 2000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी ज्यादा है। हाँ, ये समझ में आ गया ना? ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान था, एक लाइन में वैसे हो जाता, बट मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिखा ताकि आप लोगों के मन में अगर कहीं पर लिंक टूट रहा होगा तो जुड़ सकता है। तो फाइनली हम लिख देते हैं कि 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ हैज मोर एनर्जी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अभी एक और एक क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिख लो। अभी एक और एक क्वेश्चन करेंगे।
ब्लर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रम। कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रम। सिर्फ एक ही फोटोन है और उस वो फोटोन जिस लाइट का हिस्सा है वो लाइट 300 एंगस्ट्रम की है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं? गिरीश का आंसर आ गया है, वेरी गुड गिरीश। और किसी का आंसर नहीं आया? नहीं आया आंसर? करो करो, कोशिश करो। प्रिया का आ गया, ईवी में निकाला है प्रिया ने, चलेगा। रोहन का एक आंसर आया है, बट ये थोड़ा अलग लग रहा है। चलो हम निकालते हैं, तो आप लोग ट्राई करना अभी बंद कर सकते हैं। सो आंसर, एक फोटोन की एनर्जी निकालनी 300 एंगस्ट्रम की, तो प्लैंक्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट, क्या बोला गया था कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। तो E इज इक्वल टू एच न्यू हो गया, और एक ही फोटोन की निकालनी है, सो E इज इक्वल टू एच, लेकिन न्यू तो है ही नहीं, C अपॉन लैम्डा, तो 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रम में अगर होगा तो ईवी में निकल आएगा। तो E इज इक्वल टू 12400 बटे लैम्डा कितना है 300, 2 0 कट गए और ये ईवी में आंसर आएगा
3 4 द 12, 3 1 द 3, सॉरी 3 4 द 12, 3 1 द 3.3 लाइक दिस। तो एनर्जी कितना आ गया 41.3 EV। लेकिन अगर मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में, तो 41.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10⁻⁻19 जूल, इस प्रकार से कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप देखोगे तो आंसर मल्टीप्लाई करके कुछ एक आ जाएगा। अच्छा, 31 अगस्त से यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोडेड नहीं हैं। चलो हम बात करेंगे सर से कि क्या प्रॉब्लम हो रही है कि 31 अगस्त से क्यों अपलोडेड नहीं है। ठीक है साक्षी, हम बात करते हैं, सर से बात करते हैं। तो ये हो गया, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन का मीनिंग कैसे निकालना है, आंसर कैसे निकालना है। अच्छा, नोमेनक्लेचर की भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमारे सागर सर थोड़े गांव गए हुए हैं, तो आ जाएगा, लेक्चर्स आ जाएगा। अच्छा, 12th लाइव पे अपलोडेड है, ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले। ओके डन, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, और क्वेश्चन करना चाहते हो? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, दिलचस्पी आ रही है कि नहीं? ना खत्म हो गया, ताकत खत्म हो गया? दिलचस्पी बनाए रखो, दिलचस्पी बनाए रखो। अभी एक क्वेश्चन एक अलग लेवल का देने वाला हूं, राइट? तो लेवल इज नाउ गोइंग टू बिकम मोर टफ। चलो क्वेश्चन ये है, ओके चलो क्वेश्चन ये है, ए 100 वाट बल्ब, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ए 100 वाट बल्ब emits light of wavelength a 100 watt bulb emits light of wavelength 300 angstrom, right? Calculate the number of photons, calculate the rate of photons emitted. अब देखो, अब क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया। देखो ये क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूं, उसके बाद फिर क्या है आप बस समझ लो, ठीक है? आप समझ लेना, ये क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले ये समझो, कंसेप्ट में लेके आओ, फिर उसको देखो कि अरे ये मेरे इस प्लैंक थ्योरी से कैसे सॉल्व हो रहा है, राइट? देखो कल या परसों मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि सूरज से रोशनी आती है, राइट? और सूरज से रोशनी जो होती है डिसकंटिन्यूअस वे में आती है, और वो पैकेट्स में भर भर के आती है, तो वो फोटॉन्स कहलाती है। यहां पर सूरज नहीं दिया गया, इधर क्या दिया गया है, बल्ब दिया गया है, क्योंकि बल्ब से भी रोशनी आती है। तो हम इधर देखते हैं, क्वेश्चन को पहले फिजिकल बनाओ, हमेशा क्वेश्चन को सबसे पहले एक फिजिकल डायग्राम दो। ये एक बल्ब है, अब इस बल्ब से आप देखोगे रोशनी निकल रही है, ऐसे लाइट निकल रही है, बहुत सारी लाइट निकल रही है, एक किरण तो नहीं निकलेगी, बहुत सारी किरणें निकलेंगी। अब इस बल्ब का हम गए खरीदने के लिए तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स, और बजाज इलेक्ट्रिकल्स में हमने बोला कि भाई आप क्या है एक बल्ब दे दो, कितना 100 वाट का, ठीक? तो 100 वाट का बल्ब है भाई, क्यों चाहिए भाई, शादी हो रही है, किसकी, किसी की तो हो रही है अब शादी, तो दे लेते हैं, तो एक 100 वाट का बल्ब चाहिए। अब 100 वाट के बल्ब क्या करेगा, जैसे उसको हम सॉकेट में लगाएंगे, होल्डर में लगाएंगे, तो होल्डर में लगाते ही प्रकाश आ जाएगा, और वो जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश किस लिए आ रहा होगा, क्योंकि उससे कई सारी किरणें निकल रही होंगी, राइट? बड़ा धड़ाधड़ निकल रही होंगी किरणें, और ये जो किरणें यहाँ पर बनाई गई हैं ये कंसेप्चुअली गलत हैं। क्यों? क्योंकि तो स्ट्रेट बनाई गई हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि कभी भी स्ट्रेट आती ही नहीं है, जो लाइट निकलती है
बहुत ही सूक्ष्म तरीके पर, यानी सूक्ष्म स्तर पर वो कैसी होती हैं, एकदम एकदम डिसकंटिन्यूअस वे में आती है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से डिसकंटिन्यूअस वे में आ रहा है। अभी बल्ब है तो बल्ब से तो एक ही कलर की लाइट निकलेगी, ऐसा तो नहीं होता है कि रेड निकली फिर थोड़ी देर बाद ब्लू निकली थोड़ी देर बाद ग्रीन निकली, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहां पर क्या है, एक ही प्रकार का लाइट निकलता है, और वो अगर एक प्रकार का लाइट अगर सिंगल वेवलेंथ वाला है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये थोड़ा नाम याद रख लेना कि अगर आपके बल्ब से एक ही वेवलेंथ वाली लाइट निकलती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो का मतलब होता है सेम, क्रोम का मतलब होता है कलर, एक कलर वाली लाइट, प्रकाश। अभी अगर आप कोई जाओगे शादी में तो शादी में देखोगे क्या होता है, दूल्हा और दुल्हन ऐसे खड़े रहते हैं और रिसेप्शन के टाइम पे शादी हो जाती है, रिसेप्शन जो होता है 2-3 दिन बाद वहां पर खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद नीचे से देखोगे एक रेड येलो ब्लू ग्रीन वाला जो लाइट होगा वो ऐसे घूम के कलर दे रहा होगा, ऐसे कलर देता है एक ही टाइम पे, उसके रेड कलर फिर ब्लू कलर ग्रीन कलर ये सब जलता रहता है एक टाइम पे। तो वो जो होती है बल्ब, उसमें क्या होता है, अलग अलग कलर एक ही टाइम पे जलते हैं, रेड निकल रही है, ब्लू निकल रही है, ग्रीन निकल रही है, येलो, तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो अलग अलग वेवलेंथ होती है तो उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं बोलते। मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइम पर एक ही प्रकार का वेवलेंथ अगर निकल रहा हो तो उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। दो कलर आ गए तो डाइक्रोमैटिक, ट्राइक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक अगर बहुत सारे हैं, राइट। अब देखो ये जो बल्ब हमने खरीदा बजाज इलेक्ट्रिकल से, इसमें से येलो कलर का प्रकाश निकल रहा है। अब बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, इन्फानाइट किरणें निकल रही हैं। तो इन्फानाइट किरणें मतलब हर किरण के अंदर धड़ाधड़ फोटॉन्स तो भरे पड़े होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ फोटोन इमिटेड निकालो, रेट निकालो। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा कि सर रेट का मतलब क्या होता है। देखो रेट का मतलब यह होता है कि कोई भी अगर आप परिमाण को समय के हिसाब से तुलना करते हो तो उसको बोलते हैं रेट। जैसे कि हम बोलते हैं ना शेयर मार्केट में किस रेट से बढ़ोतरी हो रही है, रेट बढ़ का मतलब होता है कि आप टाइम उसमें जोड़ दे रहे हो। जैसे कि आप बोलते हैं ना स्पीड, व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड। वही बोलते हैं ना, जितने रेट से आप ये डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो, इतनी लंबी डिस्टेंस है, और एक चींटी है तो चींटी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जिस पर यूनिट टाइम वो डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर रही है उसको बोलते हैं रेट। ठीक, अब हम यहां पर देखते हैं कैसे निकालना रहता है। तो सबसे पहला ये है क्वेश्चन की जो 100 वॉट है ये आखिर है क्या, क्या ये एनर्जी है? नहीं, एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी अगर होता तो जूल होता। ये जो 100 वॉट है, वॉट क्या बताता है कि ये पावर है। क्या दिया गया है? पावर। बल्ब की पावर आती है ना, 100 वाट मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश, 50 वाट मतलब कम प्रकाश, तो पावर हो गई। तो पावर जितना ज्यादा होता है बल्ब का उतना ही ज्यादा आपका बिजली का बिल आता है, राइट। अभी ये जो पावर है, अभी जो पावर है, ये पावर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा पावर के बारे में, फिजिक्स में पावर के बारे में पढ़ा है। बताओ व्हाट इज दिस पावर, पावर को आप कैसे डिफाइन करते हो? डिफाइन नहीं, फॉर्मूला क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, कोई बता सकते हैं? फॉर्मूला चाहिए पावर का, फॉर्मूला। हाँ, वर्क डन अपॉन टाइम। एक बूढ़ा इंसान है और एक क्या बोलते हैं जवान इंसान है। तो बूढ़ा इंसान क्या है, उसको 20 माले की बिल्डिंग चढ़नी है, और एक जवान इंसान है उसको 20 माले की बिल्डिंग चढ़नी है। तो कौन कम समय में बिल्डिंग चढ़ जाएगा? अभी वो बिल्डिंग चढ़ने के लिए क्या होगा, उसको एक एनर्जी लगानी होगी, क्योंकि वो तो अपना सतह के ऊपर से जा रहा है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसकी एनर्जी खर्चा होगा। तो किसका एनर्जी खर्चा कम टाइम में होता है, मतलब बहुत ही कम होता है उसी टाइम में, तो उसको बोलते हैं उसकी एनर्जी पावर। तो हम बोलते हैं क्या कि जवान इंसान की पावर ज्यादा है और बूढ़े इंसान का पावर कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है सेम एनर्जी खर्चा करने में। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। जो वर्क डन हम बोलते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वो वर्क डन क्या है, उसका यूनिट अगर देखोगे तो जूल्स में ही है, और एनर्जी क्या है, जूल्स में ही है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अभी ये जो एनर्जी आई,
ये जो बल्ब में जो पावर आ रहा है, कभी थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो जरा, ये जो बल्ब में पावर आ रहा है 100 वाट खर्चा हो रहा है, आखिर किस बात से खर्चा हो रहा है? क्वेश्चन तो ये है ना, कैसे खर्चा हो रहा है? बिजली कहां से जा कहां रही है? तो बिजली एक्चुअली क्या है, आपका इतने सारे फोटॉन्स निकले ना, इतने सारे फोटॉन्स निकले, कितने फोटॉन्स निकले? 1 2 3 4 5, कितने? n फोटॉन्स, n फोटॉन्स निकले। तो n फोटोन की एनर्जी होगी, एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? n h न्यू। क्योंकि जो एनर्जी हो रही है खर्चा, वो तो फोटोन की वजह से हो रही है, क्योंकि एनर्जी निकली जा रही है फोटॉन्स के रूप में, तो n h न्यू अपॉन टाइम। अभी n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, राइट? h न्यू तो आपको पता ही है। t क्या है? टाइम टेकन। तो रेट हमको यहां पर डिफाइन करना है। व्हाट इज रेट? रेट ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, रेट ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू क्या होगा? पर यूनिट टाइम कितने फोटोन इधर से भेजे जा रहे हैं। समझ में आया ना? पर यूनिट टाइम कितने फोटॉन्स इधर से भेजे जा रहे हैं, वो हो जाएगा उसका रेट ऑफ फोटोन एमिटेड। तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फोटोन एमिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम टेकन n/t। तो ये हो गया। तो हम यहां पर निकाल रहे हैं n/t को एक तरफ इकट्ठा कर लो, n/t को एक डब्बे में डाल दो, h न्यू हो गया और ये पावर आ गया। तो n/t क्या है? आपका रेट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पावर क्या हो गया? n/t को लिख सकता हूं रेट मल्टीप्लाइड बाय h न्यू, रेट मल्टीप्लाइड बाय h न्यू। तो अब मेरा क्वेश्चन आसान हो गया, पावर बाय h न्यू कर देंगे तो मुझे रेट आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब वो कैसे करेंगे? पावर, पावर इज इक्वल टू रेट जो कि निकालना है मल्टीप्लाइड बाय h न्यू। सो रेट को एक तरफ ले आओ और पावर बटे h न्यू हो जाएगा। अब देखो जरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एंगस्ट्रम में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है आपका? एंगस्ट्रम में। लेकिन अगर क्वेश्चन एंगस्ट्रम में है तो क्या मैं इधर एंगस्ट्रम वाला फॉर्मूला लगा दूं? 12,000 बटे क्या लैम्डा इन एंगस्ट्रम? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पावर है, ये जो पावर है, ये पावर कितना दिया गया था? इट इज 100 वॉट। ये जो पावर है ये 100 वॉट का है। और वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो जूल तो आपकी एसआई यूनिट में है, जूल आपका एसआई यूनिट में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर हमने 100 वॉट लिखा है वो जूल पर सेकेंड में है, एसआई यूनिट में है। तो न्यू जो हम निकालेंगे या लैम्डा जो हम करेंगे वो भी एसआई यूनिट में ही होना चाहिए। तो एच न्यू क्या हो जाएगा? सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा दिया गया, फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं गई, तो हम लैम्डा ले आएंगे। और ये लैम्डा किस में होना चाहिए? एसआई यूनिट में होना चाहिए, दैट इज मीटर। 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, राइट? क्योंकि ये डिवाइड अपॉन डिवाइड है तो लैम्डा ऊपर चला गया। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा मीटर में होगा और h मल्टीप्लाइड बाय सी। अब जरा देखो यहां पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा जबरदस्त कैलकुलेशन। तो रेट इज इक्वल टू बनता है 100 मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, कितना निकला? वेवलेंथ था आपका 300, राइट? वेवलेंथ कितना था? 300। लेकिन 300 एंगस्ट्रम, 300 एंगस्ट्रम है, तो एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? -10 मल्टीप्लाई करते हैं, -10 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाय h इंटू सी। h की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸8। और फाइनल आंसर जो निकलेगा वो क्या है? आपका रेट कहलाएगा। तो ये समझ में आया? मैंने अभी तक इतना बड़बड़ किया। ओके, क्लियर हो गया? तो फिर आप आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार जरा आंसर कैलकुलेट कर लीजिए।
चलो इस आंसर कैलकुलेशन को थोड़ा आपके लिए आसान बना देता हूं, इस आंसर कैलकुलेशन को आपके लिए आसान बना देता हूं। 100 10 टू द पावर 2, 300 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -10 अपॉन 6.62 है तो क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं अप्रोक्स, तो अप्रोक्स आंसर आएगा 10 रेज टू -34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 रेज टू 8, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो पावर टू -10, सारे 10 पावर को एक तरफ ले आओ और जो नॉन 10 पावर है एक तरफ ले आओ, 3/6.6 इंटू 3, इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये हो गया, और बाकी जो बचे मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2 प्लस 2 -10, ये ऊपर जाएगा तो +34, ये जाएगा तो -8। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, 3/6.6 इंटू 3 तो रेट इज इक्वल टू 3/6.6 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो कैलकुलेट करो यहां पर क्या हो रहा है, हाँ कैलकुलेट करो, 2 + 2 4, 4 में से 10 गया -6, -6 + 3 -3, सॉरी 2 + 2 4, 4 - 10 -6, -6 + 34 कितना हो जाएगा, +28, +28 -8 कितना हो जाएगा, +20, +20 हो जाएगा, हाँ राइट, तो +20 +20, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3/3 हो गया, 1/6.6 इंटू 10 टू द पावर 20। अब इसको 6.6 है तो ऊपर 10 डिवाइडेड बाय 10 ऐसा कर दो, तो 6 1 जा 6, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 19 इज द रेट। यस 1.51 आएगा समझ में। अब इसको थोड़ा फिजिकली एनालाइज करो, फिजिकली एनालाइज करने का मतलब क्या है कि टाइम अगर 1 सेकंड है, ध्यान से समझो, अगर टाइम 1 सेकंड है तो 1 सेकंड के अंदर इतने फोटॉन्स निकल जाएंगे, वो बल्ब से 100 वाट के बल्ब से इतने फोटॉन्स निकल जाएंगे, कितने 1.51 इंटू 10 टू द पावर 19, ये छोड़ दो 10 टू द पावर 19, मतलब क्या समझ रहे हैं ना, 1 के बाद 19 जीरो लगा दो, ऐसे 19 जीरो लगा दो, उतने फोटॉन्स 1 सेकंड में निकल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हम जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं वो तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बिजली बिल किस लिए खर्चा हो रहा है फालतू में, तो देख लो। अच्छा ये छापा कि नहीं, छापा ना, इसको छाप लो, कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले डायग्राम बनाने का और उसको करने का, छापा। सभी को लेकिन समझ में नहीं आया होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैं देखता हूँ रे हर्षल, टेंशन मत लो, मैं देखूंगा, मैं देखता हूँ, नहीं अगर देख नहीं मिला ना तो आपको कॉल करूंगा। हर्षल समझ में आ रहा है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ाई, ओके ओके। तो दोनों जमाओ एक साथ, ऑर्गेनिक भी जमाओ और फिजिकल भी जमाओ एक साथ, दोनों एक साथ जमाओ, अगर अच्छा बन गया तो फिर क्या है आपका, फिर आसान हो जाएगा, एटलीस्ट केमिस्ट्री तो आसान हो जाएगा। ये बाकी लोग कोई है कि नहीं, ना सो गए सब कोई।
मस्त राइस चपाती दबा के सब सो गए होंगे। राइट राइट है, राइस चपाती दबा के सब सो गए होंगे। अभी मैं आपके क्लास के बाद आलू की सब्जी बनाने के लिए जाता हूँ। हमारा तो इधर बना नहीं, अभी तो कुकिंग हुआ नहीं है। राइस दाल आलू की सब्जी। अच्छा ये छाप लिया, नेक्स्ट ये भी छाप लिया और ये भी छाप लिया। राइट, तो इतना सब आप लोगों ने छाप लिया। क्लियर नहीं हुआ? शिवानी ने नहीं छापा, कौन सा पेज नंबर नहीं छापा? ठीक है छाप लो। तो 4:30 हो गए, आज हमारा क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ कुकिंग आती है ना, अभी क्या है 4-5 सालों से तो ऐसे ही रह रहे ना, तो कुकिंग तो आ ही जाएगी। और आजकल कुकिंग सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान हो गया है। क्या है, सीधा यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में मारो दाल फ्राई कैसे बनाते हैं, बढ़िया एक स्वीट सी आवाज में आपको रिप्लाई मिलेगा। पहले कर लीजिए, कुकर में ये छिलके वाली दाल को डालिए, उसमें टमाटर काट के डालिए, मिर्ची चाहिए तो मिर्ची डालिए, नमक डालिए, 3 सीटी बजने तक उसका वेट कीजिए, फिर बन जाएगा। ऐसे समझा देते, इतना आसानी इतने प्रेम से समझाएंगे तो फिर क्यों नहीं बनाना आएगा। एक यूट्यूब के चैनल में तो, एक यूट्यूब के चैनल का नाम तो यही था, बैचलर्स किचन। मैंने कहा बाप रे। तो बैचलर्स किचन में गए, उस बैचलर्स किचन वो चैनल का नाम है, उसके अंदर गया तो देखा दाल कैसे बनाते हैं, एकदम ऐसा दाल बना के दिया था, नो मसाला नथिंग। और दाल बनाने के बाद पता चला ये तो पूरी प्लेन दाल थी, दाल फ्राई मारनी चाहिए थी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ठीक सर, थॉट नहीं लेते आप। थॉट क्या है, अभी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, तो थॉट लेता हूं तो स्टूडेंट्स पक जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा टाइम खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने प्लान किया है कि से अच्छा है कि हम महाभारत सुने संडे को, तो एक स्पेशल टाइम मिलेगा जिसमें आपको भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, और पढ़ाई की पढ़ाई भी चलेगी और महाभारत की महाभारत चलेगी, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। राइट, तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल का क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल का क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हो गया थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन, ये 2 दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से आइंस्टाइन को नोबेल पीस प्राइज मिला, पीस प्राइज नहीं नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो कल का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कम विथ प्रिपेयर्ड माइंड। और मैं देखता हूं असाइनमेंट अगर होगा तो उसको देता हूं मैं आप लोगों को।